नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से लेखन कला का जो शुरुआती दौर के अंदर मेसोपोटामिया के अंदर इसका जो डेवलपमेंट है वो देखा जा सकता है, क्योंकि जो चिन्ह या कुछ संकेत जो शुरुआती दौर में बनाए गए थे उनको प्रस्तुत किया गया था, जो पट्टिकाएं बनाई गई थी वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व के आसपास की थी, और जिनको बनाने और शुरुआती दौर पर उसको प्रचलन में लाने के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उनका उपयोग है वो व्यापारिक दृष्टि के लिए आपस में तालमेल बिठाने के लिए उनका जो संबंध है वो बनाया जाता था, उनका प्रयोग है वो किया जाता था। और जैसे बैल हैं, मछली, अनाज, संख्याएं, नाव, उस तरह की कुछ जो संकेत और बनाए गए जो चिन्ह थे उन्हीं के माध्यम के द्वारा उनका प्रयोग है वो किया जाता था, और उसी के अंतर्गत जो पट्टिकाएं बनाई जाती थी मिट्टी के द्वारा उन सभी का प्रयोग है वो किया जाता था। और मिट्टी की चिकनी सतह के ऊपर उसको सुखाने के बाद उसको जो तीखी नोक के द्वारा कीलाकार चिन्ह के द्वारा उस पर अंकित है वो करने के बाद उन पट्टिकाओं को, उन आदेशों को रख लिया जाता था। और बाद में ये जो भाषाकार जो प्रणाली थी वो लगभग इसका जो प्रचलन था वो 2000 से अधिक ईस्वी तक इसका प्रचलन वो चलता रहता। तो अब आगे हमारा आज का वीडियो आ जाता किस तरीके से जो लेखन प्रणाली का जो प्रचलन था वो पाया जाता था, किस तरीके से उनको प्रदर्शित और निर्देशित किया जाता था, और किस तरीके से व्यापारिक दृष्टिकोण से लेकर उनका आम प्रयोग के अंदर उनका प्रचलन है वो पाया जाता था। तो जिस ध्वनि के द्वारा कीला शर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला स्वर या व्यंजन नहीं होता था, जैसी अंग्रेजी वर्णमाला में या ए, लेकिन अक्षर होते थे। जिस तरीके से उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता था उन कीलाकार चिन्हों के माध्यम से जो चिकनी मिट्टी की जो एक परत बनाने के बाद, सतह बनाने के बाद उसका अंकुरित है वो किया जाता था, वो माना गया है उन इतिहासकारों के द्वारा कि कहीं न कहीं वो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर नहीं होते थे, वो पूरे सेंटेंस या उसका जो वाक्य है वो होते थे, और जिसके द्वारा वो अपनी भाषा को रिप्रेजेंट वो कर सकते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। अब जिन माध्यम के द्वारा जो चिकनी मिट्टी की सतह के ऊपर सूखने के बाद उसको प्रदर्शित है वो किया जाता था, तो जो लिपिक यानी कि जो इसको इंग्लिश में कलरक भी कहा जाता है, जो लिखने वाला कार्य करते हैं, तो उसको बनाने के लिए उसके ऊपर भाषा प्रणाली या लिखने के लिए उसको सबसे पहले उसको जो अनेक जो चिन्ह होते थे भाषा से संबंधित उसको सीखने पड़ते थे, और उसके सीखने के बाद उसको उस पट्टिकाओं के सूखने से पहले ही उसके गिल्ली पट्टी के ऊपर उसको अंकित है वो किया जाता था, ताकि उसको आसानी से लिखा और उस पर अंकित किया जा सके। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि उसके एक तो जो पट्टिकाएं बनाई गई थी तो चिकनी मिट्टी के सूखने से पहले ही उसके ऊपर अंकित है वो करना होता था, और उससे संबंधित जो भाषाएं और जो वर्णमालाएं और जो लिपि होती थी उनकी गहन जानकारी होनी सबसे इम्पोर्टेंट उनको मानी जाती थी। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि है वो माना जाता था। जिन माध्यम के जिन तरीकों के द्वारा उनको प्रदर्शित या लिखा जाता था उसकी वजह से ही इस अचीवमेंट के माध्यम से उनको अच्छा उपलब्धि है उनको माना जा सकता था। साक्षरता अब ये आ जाता है उस मेसोपोटामिया की या उस समय काल के दौरान
जो वहाँ के नागरिकों के द्वारा किस तरीके के पढ़े लिखे प्रवेश और किस तरीके से उनकी जो जनसंख्या थी वो साक्षर थी। क्योंकि किसी भाषा के विकास के लिए वहाँ के नागरिकों के द्वारा उस भाषा को समझने के लिए जो तरीका होना है वो, ताकि वो अच्छी तरीके से उस भाषा को समझ सकें, तो साक्षर होना बहुत ज़रूरी माना जा सकता है। जिस तरीके से वो अपनी भाषा का आदान प्रदान वो कर सकते थे। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा वो बताया गया किस तरीके से वो जो वहाँ की जनसंख्या थी वो पढ़ी लिखी और साक्षर मानी जा सकती है, ताकि वो भाषा के माध्यम के द्वारा अपने दिए गए संदेशों को समझ सकते थे, बोल सकते थे और उनको पढ़ के द्वारा सुना जा सकता था। तो मोस्टली पहले होता है यही था कि जैसे जो एक संदेश वाहक होता था, एक जो जानकारी या जो एक संदेश दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, तो अमूमन उन्हीं के द्वारा लोगों को या राजा को पढ़कर सुनाया जाता था। जैसे सीरियल और वीडियो के या नाटक के माध्यम से भी हम देखते हैं, संदेश वाहक के द्वारा ही जो दिया गया संदेश है वो लोगों को और राजा के द्वारा बोला और पढ़ा जाता था और समझाया जाता था। अब किस तरीके से वहाँ ये निवेदन है वो किया जाता था, इसका बताया गया है, वो देख सकते हैं हम। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। वे न केवल प्रतीकों तथा चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थी। अब जिस तरीके से ये बताया गया आपको मैं बता सकता हूँ कि ये देखिए, बैल, अनाज, मछली, नाव और एक साइड में किलाकार जो संकेत बनाए गए, किन माध्यम के द्वारा उसको अंकित किया गया। जैसे ये अंग्रेजी शब्द के अंदर से, KUR, माँ बताया गया कि ये जो संकेत बनाए गए थे इनका जो अर्थ था वो से लिया गया था, इस शब्दों का अर्थ कुर से लिया गया था, इस शब्द का अर्थ आई से लिया गया था और इन शब्दों चिन्हों के माध्यम से जो अर्थ था वो माँ से लिया गया था। और कुछ बनाए गए जो चिन्ह थे जिस तरीके से बनाया गया, जैसे ये संख्याएं और नाव के माध्यम से प्रदर्शित की जाती थी, ये अनाज और मछली के लिए, ये कुछ वनस्पति के लिए और ये बैलों के लिए प्रदर्शित है वो किया जाता था। तो इन तरीकों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये जो संकेतों के बनाने का, पढ़ने लिखने का, इनको समझने की ये जो प्रोसेस था, कार्य था, ये सबसे पेचीदा भी था और सबसे महत्वपूर्ण भी बनाया गया था। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह जानता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। अब जिस तरीके के द्वारा, जिन माध्यम के द्वारा जो भाषाएं या जो संकेतों का जो वर्णन किया जाता था, उनके माध्यम के द्वारा राजा या अन्य जनता के द्वारा उन अभिलेखों को समझा और जाना जाता था। और दी गई संकेतों के माध्यम से ही वो जो कहने का भाव होता था, उस संदेश का जिस तरीके से जिन माध्यम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था वो उसको समझ सकते थे। तो ये एक गूढ़ जानकारी या रहस्य इसको माना जा सकता है, जिन संकेतों के माध्यम से वो समझ सकते थे। दूसरी बात यह थी कि तब मेसोपोटामिया की या शुरुआती जीवन स्तर के अगर देखा और समझा जाता है तो जो जनता होती थी वो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी इंटेलिजेंस नहीं मानी जा सकती। जैसे आजकल हम देखते हैं जितनी भी हमारे पास जो जानकारियाँ होती है, तो उन जानकारियों की बदौलत ही हम पिछली हमारी जानकारियों के अनुसार ही जो आगे का गहन उसका अध्ययन है या रेलेवेंट है उसको मान सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें प्रचलन में ना होने की वजह से ही शुरुआती दौर के अंदर जो जनता थी, साक्षर जितनी समझ विकसित नहीं हुई थी, तो बड़ा ही इसको गूढ़ और थोड़ा सा जो पेचीदा कार्य वो माना जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज जनता और लोगों के पास किसी भी तरीके से भाषा से संबंधित नहीं डेवलप है वो हो पाई थी। तो शुरुआती दौर के अंदर, शुरुआती समय काल के अंदर सबसे इसको एक हम मान सकते हैं कि मुश्किल शुरुआती समय के अंदर या दौर के अंदर, समय काल के अंदर इसको माना जा सकता है, जिनके द्वारा इसको जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा और जो लोग थे उनके लिए उस भाषा को समझना था वो
थोड़ा मुश्किल रहा होगा। एक अधिकारी था, राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत की जाती थी। अब जिस तरीके से मैंने कहा, संदेश वाहक के द्वारा कोई भी संदेश होता था वो कहीं न कहीं राजा या जनता के द्वारा उसको पढ़ा जाता था और लोगों को सुनाया जाता था। राजा के सामने तो पढ़ते थे और जनता का जो भी, राजा का जो भी फरमान होता था उनको लोगों के सामने उनको सुनाया जाता था। तो जिस तरीके से जिन अधिकारियों या व्यक्ति या पर्सन के द्वारा इनको बोला या समझा जाता था, उसके लिए बड़ा इस भाषा का जानना और उसकी जानकारी रखना बड़ी गहरी, रोचक और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। और जिस तरीके से इसके अंदर प्रदर्शित किया गया, एक उदाहरण के द्वारा, जैसे मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए कार्य को मैंने पूरा कर दिया गया। अब वो नाम प्रदर्शित, अपना प्रदर्शित बता रहे हैं कि जो व्यक्ति पर्सन ने मेरे को, जो मालिक था उसने मेरे को कार्य दिया था और जो कार्य मुझे दिया गया था अमुक, उससे संबंधित मैंने अपना कार्य वो पूरा वो कर लिया। इन दिए गए वाक्यांश के माध्यम के द्वारा या इन उदाहरणों के द्वारा उनके दिए गए तथ्य को समझ सकते हैं, जिनके द्वारा जो गहन रुचि या उस भाषा से संबंधित जितने भी उनकी जानकारियां थी, तो उनको शुरुआती समय काल के अंदर जो जनता के द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत करने से उनको मानना समझा जा सकता है। सृष्टि के बारे में लिखे गए लंबे पुराने काव्य के अंत में यह लिखा गया है, जिस तरीके से पौराणिक काव्य के बारे में लेखन कला से संबंधित उन काव्यांशों के बारे में बताया गया है, इन काव्यांश पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं। यानी कि जो काव्यांश के या जितने पौराणिक काव्य हैं उनसे संबंधित लास्ट के अंदर उनके इंडिकेट किया गया है बुद्धिमान और विद्वानों लोगों के ऊपर, इनको चर्चा पर चर्चा करने के लिए, कि जो ये पौराणिक काव्य बताए गए और इनका वर्णन किया गया था, वो बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो इनको पढ़ें, इनको समझें और आगे जो बच्चे हैं, जो उनके छोटे हैं, उनको इनको पढ़ाएं। और उनका ये प्रदर्शित करने का या उनका लिखने का मकसद इस तरीके से किया जाता था, जिनके द्वारा जो अपनी पंक्तियों और काव्यांशों के माध्यम के द्वारा अपनी भाषा को जान पाएँ, अपनी लेखन कला की दृष्टि को जान पाएँ और दिए गए ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम के द्वारा उसके रीति रिवाजों या कर्मकांडों, जो भी पौराणिक हमारे रीति रिवाज थे, उनको जान पाएँ। आज भी हमारे वेदों के माध्यम से या गीता का जब अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर हिंदू समाज की अगर मैं बात करूं तो, या हर समाज के अंदर जो पुराने काव्य जितने भी बनाए गए उसके सभी के अंदर ये प्रदर्शित है, वो किया जाता है, जिनके अंदर विद्वानों के द्वारा कहे गए विचारों और भावों को बूढ़ों के द्वारा पढ़ा जाता है और छोटों को उनकी जो भाव है उनका बताया जाता है। बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहते हैं। जिस तरीके से गांव के अंदर हमारे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा वगैरह कुछ बने होते हैं गांव के अंदर, हम देखते हैं मंदिरों के अंदर, तो सत्संग के द्वारा इन जो पुराने काव्यों को पढ़ा और उनकी भाषा को बोला जाता है, समझा जाता है, सुनाया जाता है। तो जितने भी हमारे पुराने काव्य से संबंधित हमारी भाषाएँ हैं, वो हमारे जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति पर्सन हैं, उन सभी को उनसे संबंधित जानकारी वो आपको मिल जाएगी। उनसे संबंधित आपको पुराने काव्य से संबंधित आपके भाव है वो आपको मिल जाएंगे। जितनी गूढ़ और रोचक जानकारियाँ उन बुजुर्गों के पास है, वो किसी अन्य पर्सन के पास आपको नहीं दिखाई देंगी। और तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।